गाँव की सुबह हमेशा सूरज से पहले जाग जाती थी। पंछियों की चहचहाहट, कुएं की चरचर करती चरछी और रसोई से आती लकड़ी के धुएं की गंध, सब कुछ मिलकर जैसे जीवन का संगीत बना देते थे। ऐसा ही एक गाँव था बीरपुर, जो नदी किनारे बसा था। खेतों की मेड़ों पर नीम और पीपल के पेड़, और बीच में मिट्टी से बना एक पुराना घर, वही रहता था हरखू किसान। हरखू 50 बरस का आदमी था। चेहरा धूप में तपा हुआ, मगर आंखों में गहराई थी। उसके साथ रहता था उसका साथी, उसका गर्व, मोती, उसका बैल। मोती कोई साधारण बैल नहीं था। सफेद चमड़ी पर भूरे धब्बे, माथे पर बड़ा सा चांद जैसा निशान और आंखों में इंसान जैसी समझ। गांव वाले कहते, अरे हरखू, तेरा बैल तो बोल नहीं सकता, वरना तेरे लिए भगवान से भी भीख मांग लाता। हरखू हंस देता, सच कहते हो मोहन भैया, ये बोलता नहीं, पर समझता सब है। गांव के बच्चे मोती की पूंछ पकड़कर खेलते, और वह कभी उन्हें नहीं मारता। जब हरखू खेत में हल चलाता, तो मोती बिना चाबुक के चलता। जैसे दोनों के बीच कोई अनकही भाषा थी, मिट्टी की और मन की। गांव का जीवन। गांव में उस समय ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। हरखू का खेत नदी के किनारे था, जमीन उपजाऊ थी, लेकिन हर साल बाढ़ भी आती थी। हरखू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 जोड़ी कपड़े, एक मिट्टी का घर, और यही उसका मोती। पर उसके मन में कभी कमी का भाव नहीं था। वह कहता, जिसे धरती माँ ने 2 वक्त की रोटी दी और मेहनत का सुख दिया, उसे अमीर कौन कहेगा, कौन गरीब। कठिन साल की शुरुआत। एक बरस ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धरती फट गई, नदी सूख गई, और लोगों की आंखों में डर उतर आया। हरखू रोज मोती को लेकर खेत तक जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और कहता, अरे माटी माँ, बस थोड़ा सा पानी दे दे, नहीं तो ये हल, ये मोती और मैं, तीनों की सांसें अटक जाएंगी। मोती धीरे से उसकी बाह को सूंघ लेता, जैसे कह रहा हो, हरखू, तू चिंता मत कर, हम साथ हैं। गांव के बाकी किसान अपने बैलों को बेचने लगे, पर हरखू ने ठान लिया, मोती मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं भूखा रह जाऊं। दिन बीतते गए, अनाज के दाने खत्म होने लगे। हरखू ने एक दिन खुद की थाली मोती के आगे रख दी, ले खा ले मोती। हरखू की आंखें भी भीग गईं। दोनों मौन थे, पर उस मौन में प्रेम बोल रहा था। गांव का मेल। एक दिन गांव में बैलदौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीत जाएगा, उसे इनाम में नया हल और 5 मन अनाज मिलेगा। हरखू सोच में पड़ गया। अगर मोती जीत गया, तो हमारे घर में फिर से चूल्हा जलेगा। पर फिर दिल ने कहा, कहीं मोती थक गया तो, कहीं उसे चोट लग गई तो। उस रात हरखू ने मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर अगर तू चाहे तो हम दोनों कोशिश करेंगे। मोती ने जैसे जवाब दिया हो, उसने अपनी सींगों से हल्की रस्सी को ठोका और जमीन पर पांव पटक दिए। हरखू मुस्कुरा दिया, तो तय रहा, हम मैदान में उतरेंगे। दौड़ का दिन। सारा गांव इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, और किसानों की भीड़ उमड़ी थी। हरखू और मोती भी पहुंचे। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे हरखू के बैल में अब पहले जैसा जोश कहाँ, वो बूढ़ा हो गया है। हरखू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मोती के कान में धीरे से कहा, आज अगर हार भी गए तो दुख नहीं, बस कोशिश सच्ची होनी चाहिए। हरखू की आंखें भी भीग गईं। दोनों मौन थे, पर उस मौन में प्रेम बोल रहा था। गांव का मेल। एक दिन गांव में बैलदौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीत जाएगा, उसे इनाम में नया हल और 5 मन अनाज मिलेगा। हरखू सोच में पड़ गया। अगर मोती जीत गया, तो हमारे घर में फिर से चूल्हा जलेगा। पर फिर दिल ने कहा, कहीं मोती थक गया तो, कहीं उसे चोट लग गई तो। उस रात हरखू ने मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर अगर तू चाहे तो हम दोनों कोशिश करेंगे। मोती ने जैसे जवाब दिया हो, उसने अपनी सींगों से हल्की रस्सी को ठोका और जमीन पर पांव पटक दिए। हरखू मुस्कुरा दिया, तो तय रहा, हम मैदान में उतरेंगे। दौड़ का दिन। सारा गांव इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, और किसानों की भीड़ उमड़ी थी। हरखू और मोती भी पहुंचे। लोग फुसफुसा रहे थे,
अरे हरखू के बैल में अब पहले जैसा जोश कहाँ? वो बूढ़ा हो गया है। हरखू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मोती के कान में धीरे से कहा, आज अगर हार भी गए तो दुख नहीं, बस कोशिश सच्ची होनी चाहिए। ढोल बजा और दौड़ शुरू हुई। मोती ने जैसे धरती की पूरी ताकत अपने भीतर समेट ली। वह हवा की तरह भागा, उसकी घंटियां झंझना उठीं, धूल उड़ने लगी। हरछू का पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन चेहरा चमक रहा था। वह चिल्ला उठा, वाह मोती, यही तो है असली जिंदगी। जब दौड़ खत्म हुई तो सब हैरान थे। हरखू और मोती पहले स्थान पर थे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और सरपंच ने कहा, हरखू, तेरा और तेरे बैल का रिश्ता भगवान के वरदान जैसा है। तूने दिखा दिया कि मेहनत और प्रेम का कोई विकल्प नहीं। हरछू ने पुरस्कार तो लिया, पर मोती के सिर पर हाथ रचकर कहा, इनाम तेरा है मोती, तू ही मेरा गर्व है। उस दिन के बाद गांव में हर बच्चा अपने जानवर को मोती बुलाने लगा, और हरखू के घर की मिट्टी से फिर से रोटी की खुशबू आने लगी। अध्याय 2। सूखे की सलवटें और उम्मीद की हरी रेखा। सर्दियों की आखिरी हवा चल रही थी। सुबह सुबह खेतों पर हल्की ओस जमी थी, मगर मिट्टी की दरारें अभी भी पिछले सूखे की याद दिला रही थीं। हरछू ने आंगन में झाड़ू लगाई, चूल्हे पर देसी चाय चढ़ाई और मोती के माथे पर धीरे से पानी के छींटे दिए। जाग मोती, आज बड़ी बातें हैं। पंचायत में नहर की बात उठनी है। मोती ने जैसे जवाब दिया, घंटी हिली, बोझे सी आंखें खुलीं और वह आंगन की कच्ची मिट्टी पर अपना भारी पाँव थक थक करके चला। उस चाल में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, चल, साथ है पंचायत का बैठका और लाला की चाल। दोपहर तक चौपाल पर बैठका जम गई। पीपल की छाव के नीचे खाते बिछीं, हुक्का गुरा और सरपंच राम खेलावन ने खंखार कर बात शुरू की। भाइयों, साल 2 साल से बारिश बेईमान हो रही है। नदी का मिजाज भी बिगड़ गया है। तहसील से चिट्ठी आई है, अगर गांव वाले राजी हों तो सरकारी रकम से छोटी नहर कट सकती है। भीड़ में कानाफूसी। कोई बोला, नहर से हमारी तुम्हारी दोनों तरफ की मेर कटेगी। किसी ने कहा, अरे भाई, खेत डूबे तो फायदा क्या। तभी व्यापारी सर्राफ लाला भैरव प्रसाद ने अपना सूंघनी निकाली और मुस्कुराया। सरपंच जी, नहर वहर से क्या होगा, सरकार का काम कागज में चलता है। एक काम करो, मैं डीजल पंप दिलवा देता हूं, बस थोड़ी सी गिरवी रकम रखनी होगी। और हाँ, गिरवी। हरखू के कान खड़े हुए। उसने शांति से पूछा, कितनी? लाला ने दाढ़ी में हाथ फेरा, अरे बस समय के साथ थोड़ा ब्याज, कुछ दस्तावेज, औपचारिकता भर। तुम जैसे मेहनती किसान के लिए तो मैं घर की बात मानूंगा। हरखू के भीतर कुछ खटका। उसने मोती को देखा, जो चौपाल के किनारे खड़ा था, पूंछ हिलाते हुए मिट्टी सूंघ रहा था। हरखू ने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, लाला जी, हम माटी गिरवी नहीं रखते। मिट्टी माँ है। माँ को कागज पर नहीं बांधा जाता। लाला के होंठों पर हल्की चिकोटी सी मुस्कान आई, जो आंखों तक नहीं पहुंची। देख लो, मौका बार बार नहीं आता। दो पुरखों की पगडंडी। उस शाम हरखू मोती के साथ खेत की मेर पर चला। नदी की पुरानी धारा का निशान दूर तक पट्टी सा चला गया था। देख मोती, हरखू ने दूर इशारा किया, दादा कहते थे, यही कभी छोटी सी कच्ची नहर थी। तब गांव में पानी की कमी कम हुआ करती। फिर एक साल आई ऐसी बार की बह गई। उसके बाद किसी ने चित्त नहीं किया। मोती ने नाक से गीली मिट्टी को खुरचा, जैसे मिट्टी की भाषा पर रहा हो। हरखू की आंखों में चमक लौट आई, अगर हम सब मिलकर उसी पुरानी पगडंडी को फिर से खोल दें। कच्ची नहर, गांव के दम से। सरकारी मुहर लगने तक इंतजार नहीं। इतने में उसका दोस्त गोपाल आ पहुंचा, अरे हरखू, तू फिर मिट्टी से बतियाने लगा क्या? हरखू हंसा, हाँ, और आज मिट्टी ने जवाब भी दिया। सुन, कच्ची नहर फिर से निकाली जा सकती है। गोपाल ने कान खुजलाए, लोगों को मनाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश में हरज क्या? हल्की सी रौनक, हल्का सा मजाक। अगले दिन से हरखू ने एक छोटा सा माटी बैठका बैठाना शुरू किया। जो आता, उसे मिश्री की डली और चने की मुट्ठी मिलती। मिश्री मीठी, काम खरा, हरखू मुस्कराता। गांव की फूलमती काकी बोली, ए हरखू,
तेरा मोती क्या नहर भी खोद देगा? हरखू ने हंसकर जवाब दिया, काकी, मोती नहीं तो कुदाल सही, कुदाल नहीं तो हाथ सही, पर नहर होगी। काकी ने ठहाका लगाया, ठीक है, मैं खाना भेजूंगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरी रोटी मोती खा सकता है, पर मेरा अचार किसी ने चूम लिया तो कान खींच दूंगी। भीड़ हंसी से भर गई। मजाक में भी रंग था, और उस रंग में एक भरोसे की रेखा। पहली कुदाल और बहता हुआ सपना। 3 दिन बाद दर्जनों हाथ, दर्जनों कुदालें और गंडा से पुरानी धारा की ओर बढ़े। मिट्टी ने पहले हट किया, जैसे पुराने दुख पहले बाहर आते हैं, तब राहत आती है। हरखू ने मोती को हल्का जुआ बांधा। इस बार मैदान जुताई के लिए नहीं, बल्कि नहर की अंकरी के लिए था। मोती ने खुर से पहला छाप छापा, और हाथों में जैसे हिम्मत भर गई। गांव का नौजवान छोटेलाल बोला, भैया, ये तो मजा आ गया। स्कूल में भूगोल पढ़ा था, आज असली भूगोल हाथ में आ गया। किसी ने कहा, अरे छोटे, कम पर, मिट्टी खुद बहा देगी। दोपहर होते होते पुरानी धारा की पतली रेखा खुलने लगी। मिट्टी का रंग बदला, गंध बदली, जैसे कोई नींद सी टूट रही हो। हरखू ने हाथ रोककर मोती की गर्दन थापी, धीरे, साथी, अभी लंबी राह है। 5 लाला का दूसरा दाव। शाम को गांव के सिरों पर लाला की परछाई फिर घूमने लगी। उसने दुकान के आगे मोटे मोटे बीज के बोरे रख दिए। विदेशी किस्म, फटाफट पैदावार। उधार का लालच, चमकदार पन्नियां, और छोटे अक्षरों में लिखे नियम जो किसी ने पढ़े नहीं। कुछ किसानों के मन डुलने लगे। हरखू, गोपाल ने आकर खबर दी, लाला कह रहा है कि तुम्हारी कुदाल कुदाली से कुछ नहीं होगा। पंप लगाओ, बीज लो, वरना मौसम निकल जाएगा। हरखू ने धैर्य से कहा, सबको आज रात घर बुला, नदी के मोड़ पर। मैं कुछ दिखाऊंगा। रात का दिया और पुरखों की कहानी। रात को नदी के मोड़ पर दिए जले। चांद अध खुला था। बच्चे चुप, बड़े भी चुप। हरखू ने पुरखे की कहानी सुनाई। जब मेरे दादा जवान थे, तब गांव ने बिना कागज, बिना मुहर, सिर्फ भरोसे की रस्सी से कच्ची नहर निकाली थी। उस साल बारिश कम थी, पर हमारी जायदाद हंस पड़ी। बाद में बाढ़ आई और नहर बह गई, पर गांव को विश्वास मिल गया कि हम कर सकते हैं। वह रुका, आज हम उस हुक को फिर जगा रहे हैं। पंप और बीज बुरे नहीं, पर बंधक की रस्सी गले में पड़ते ही आदमी की कमर टूट जाती है। हम पहले अपने पैरों पर खड़े हों, फिर जो चाहे करें। किसी ने हिचकते हुए पूछा, और अगर नहर न बनी? हरखू मुस्कुराया, तो कम से कम हम हाथ पैर चलाना नहीं भूलेंगे। जुए की रस्सी से बेहतर है कुदाल का छाला। दूर खड़ा मोती जैसे सुन रहा हो। उसने नाक उठाई, हवा सूंघी और घंटी बजाई। भीड़ ने ताली बजा दी, किसी ने टोका, अरे बैल ने विचार रख दिया। हंसी फिर बही, पर इस बार हंसी में सहमति थी। 7 नहर का पहला पानी। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद एक सुबह, पहर भी पूरा हुआ था कि नदी की पतली धार ने नहर की गोद पकड़ ली। पहले तो पानी ने शर्माई सी गर्दन डुबोई, फिर धीमे धीमे बहना शुरू किया। आ गया। छोटेलाल उछला, बच्चे, पानी आ गया, पानी आ गया। चिल्लाते हुए कूद पड़े। फूलमती काकी की तश्तरी से पूरियां फिसलीं, अरे अरे, जरा ठहरो, नहर में पूरी नहीं, तुम्हारे पेट में जाएगी। हंसी की एक और लहर दौड़ी, और मोती ने अपना बड़ा सा सिर पानी के ऊपर झुकाकर जैसे प्रणाम किया। हरखू ने आंखें मूंद लीं। नाक से गीली मिट्टी की गंध भीतर तक गई। धन्य है माटी, उसके होंठ बुदबुदाए, और घन है साथ। 8 लाला का गुस्सा और कच्चे घर की परीक्षा। लाला का चेहरा कसैला हो गया। उसकी दुकान पर बोरे वैसे के वैसे। उसने 3-4 खेतों में रात में सिंचाई करवा दी। डीजल पंप लेकर मजदूर भेजे, और सुबह किसानों से बोला, काम हो गया, अब उधार लिखवा दो। मैं रात में ही पानी घुमा आया हूं। बखेरा खड़ा हुआ। किसानों ने कहा, हमने मोल नहीं किया था। ये किस बात का हिसाब? लाला बोला, भाई, पानी लगाया है तो मेहनताना लगेगा। पंप डीजल सब खर्चा है। मामला पंचायत में पहुंचा। सरपंच ने सबकी बात सुनी। हरखू ने शांत स्वर में कहा, जिस चीज का सौदा पहले नहीं,
उसका पैसा बाद में क्यों? मेहनत का मोल है, पर मेहनत पहले पक्की होती है। रात में खेत में पंप चला देना कृपा नहीं, पर जुर्म है अगर पूछे बिन। सरपंच ने तय किया, अगर किसान खुद न बोले तो कोई खेत में पंप नहीं चलाएगा। जो चला देगा वह अपनी मेहनत खुद सहेगा। लाला की मूंछें तनी, आंखें लाल, पर गांव ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर ना कहा। बरसात की देरी और मोती की थकन। नहर में पानी आया, मगर आकाश अब भी कंजूस। मेघों ने किनारे किनारे झूमकर मजा लिया, पर बरसे नहीं। खेत में पहली जुताई हुई, बीज बोए गए, लोकल बीज, अपने घर के खजाने से। मोती दिन रात हर खूह के साथ, कभी हल, कभी गाड़ी, कभी कुदाले झोना। एक शाम मोती की चाल कुछ सुस्त हुई। उसकी आंखों के कोने में थकावट की महीन रेखा थी। हरछू ने तुनरत जुए से उतारा, खली पानी बढ़ाया और सर पर गीला कपड़ा रखा। अरे साथी, तू मेरी जान है। काम कल होगा, आज आराम। गोपाल हंसते हुए आया, कभी अपने लिए भी ऐसा प्यार रख लिया कर, हरखू। तेरी पीठ भी पसीने से भीगी है। हरखू मुस्कुराया, मेरी पीठ तो मोती की छाव में रहती है। 10 वैद्य जी की पोखर और एक छोटी चूक। गांव के वैद्य धनंजय बाबा आए। उन्होंने मोती की सांस, आंख, जीभ सब देखी। कुछ नहीं, छकावट है। मगर एक बात, पानियों का स्वाद बदलना चाहिए। 1-2 दिन पोखर का पानी न देना, बस नहर का साफ पानी और गुरचना। हरखू ने हाँ की। मगर रात को छोटे भतीजे मुन्ना ने मोती को प्यार में पोखर का पानी पिला दिया। मोती दादा, ठंडा है, पियो पियो। सुबह मोती की तबीयत और झीली। हरखू का दिल धक धक। वैद्य ने डांट कर कहा, जिसे मना किया वही किया। घबराओ मत, जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी और एक कहा। हरखू की आंखें भर आईं, मुझसे गलती नहीं हुई बाबा। बच्चे से हो गई, पर कसम है, अब हर बात अक्षरशः मानूंगा। मोती ने सिर हल्का सा हिलाया, जैसे कह रहा हो, ठीक है, नाराज नहीं। 2 दिन बाद मोती के कदम फिर भर आए। घंटी की टनटन फिर वैसी ही, हल्की, पर भरोसेमंद। ब्याह, ढोल और बेलवर माला। इसी बीच गांव में ब्याह पड़ा। बारात आई, ढोल नगाड़े, जलेबियां। दूल्हे के रथ की जगह बैलगाड़ी तय हुई। रिवाज पुराने जमाने का, ब्याह भी वैसा। गांव के लड़के शरारती, हरखू, तेरा मोती रथ खींचेगा। दूल्हा तो मामाजी का बेटा है। हरखू हंसा, मेरा मोती किसी का अपमान नहीं करेगा। पर आज उसका विश्राम है। लड़के मुंह बना ही रहे थे कि मोती ने खुद गाड़ी की रस्सी नाक से छुई, जैसे कह रहा हो, चलो, थोड़ा सा सही। फिर क्या? दुल्हन के दरवाजे पर जब गाड़ी पहुंची, तो लड़कियों ने बादलों की पहली सच्ची आवाज। आखिरकार, सावन के दूसरे दौर में, बादल टूटे। पहले हल्की फुहार, फिर बौछार, और फिर एकदम घनघोर। नहर का पेट भर गया, खेत के कान हरे हो गए। बुवाई की अंकुरियां उंगलियों सी उठीं और हवा में थिरकने लगीं। हरछू ने आसमान की ओर हथेलियां उठाईं, जो देरी से आता है, वही सच्चा आता है। गोपाल ने कंधे पर हाथ रखा, अब फसल देखते बनोगी, दोस्त। और इस बार, कर्ज से नहीं, अपने दम से। 13 फसल और मंडी, एक और मोर। महीने भर बाद, खेत लहलहाए, बालियां झुकीं, दाने भरे। कटाई के दिन मोती सबसे आगे। हल नहीं, अब गाड़ी। कटी छंती पुलिया गाड़ी में सजीन। फूलमती काकी ने झारफूंक की, नजर न लगे। और चुटकी में कहा, अरे हरखू, मेरी अचार की मटकी साथ ले जाना, मंडी के बाबू को खिलाएगा तो तराजू ठीक बैठेगा। हरखू ने हंसकर मना किया, काकी, तराजू ठीक करने के लिए अचार नहीं, ईमान चाहिए। मंडी पहुंचे, लाला भैरव प्रसाद वहीन, तराजू पर निगाहें। अरे हरखू, आओ आओ, इस बार भाव मेरे पास सबसे बढ़िया। हरखू ने शांत चेहरे से दाने की नमी, वजन, भाव सब तौला। हम समवाय, सहकारी, को देंगे। गांव ने मेहनत की है, तो गांव की आमद गांव के साथ बांटेंगे। लाला की भौहें तन गईं, हद है तुम्हारी, हरखू। तुम अकेला मुझे क्या बिगाड़ लोगे? हरछू ने गर्दन झुका दी, मगर आवाज में पक्का धागा था। अकेला नहीं हूं, लाला।
मेरा गाँव है, मेरा मोती है, और मेरी मिट्टी है। 14 बार की आहट, नई परीक्षा। बरसा तो खूब, इतना कि नहर का पेट छलछला उठा और नदी ने गर्जना की। एक रात दूर से पानी की आवाज आई, पहले धीमी, फिर भारी। गोपाल हड़बड़ाया, हर खूह बंधा टूटने को है। अगर कटाव बहा तो नहर का सिरा चौपट। गाँव फिर चौपाल पर। किसी ने कहा, लगता है पिछली बार की तरह सब बह जाएगा। हरखू ने बिना हड़बड़ाहट कहा, डरना नहीं। पिछली बार हम कम थे, इस बार हम साथ हैं। मोती को रस्सी से बांधा नहीं गया, उसे खुला छोड़ा गया कि जहां खतरनाक ढलान हो वह पहले से सूंघ ले। अंधेरी रात में उसकी घंटी सच की तरह तनकती रही। जहां वह रुकता वहीं कुदालें चुभतीं, बोरियां गिरतीं, बंधा कसा जाता। फूलमती काकी भी आई। मेरी अचार की मटकी खाली है, पर दिल भरा है। ये लो, दिए, रस्सी, और ये मेरा दुपट्टा, अगर किसी बच्चे को ठंड लगे। सुबह जब लालिमा फैली तो नहर का सिरा अभी भी अपनी जगह था, भीगा, छका, मगर खरा। हरखू की आंखें भरीं, धन्य है। हम इस बार बचे भी और सीखे भी कि पानी दोस्त है, पर लगाम भी मांगता है। नई याद, नया नियम। पंचायत ने उसी शाम फैसला लिखा। एक बंधे पर हर बरस सामुदायिक पहरा, नाम, बारी, समय सब तय। 2 नहर की सफाई, माती सेवा, कहलाएगी, हर घर से साल में 2 दिन। 3 कोई भी उधारी सिंचाई खेत स्वामी की लिखित अनुमति के बिना नहीं। 4 समवाय भंडार, बीज व खाद का साझा खरीद, साझा भंडारण। लोगों ने ताली बजाई। लाला दूर से देखता रहा, माथे पर शिकन। उसने जाने से पहले बस इतना कहा, ठीक है भाई, समय बताएगा किसका रास्ता सही है। घर की दहलीज पर रोशनी। रात को हरखू ने मोती के माथे पर रोली का टीका लगाया, गले में तुलसी की माला डाली और कान में धीरे से कहा, तू बैल नहीं, मेरे घर का असर है। मोती ने आंखें झुका लीं, मानो कह रहा हो, और तू मेरा मन। आंगन में दीपक जला। बहू बच्चे, बुजुर्ग, सब साथ। फूलमती काकी ने दरवाजे से झांका, अरे, आज बिना अचार के भी खुशबू आ रही है। हरखू हंसा, काकी, आज माती का अचार खा लिया हमने, पसीने में पका हुआ। सब हंसे। फिर थकान ने धीरे धीरे सबको अपने घेरे में लिया। केवल मोती की घंटी दूर कहीं धीमे धीमे बजती रही, मानो गाँव की नब्ज चल रही हो। अध्याय 3। कागज की चाल और मिट्टी का जवाब। बरसात थम चुकी थी। खेतों में नमी बाकी थी, लेकिन आसमान साफ हो गया था। गाँव की हवा में अब संतोष और गौरव का रंग था, क्योंकि बीरपुर ने अपने बल पर जो किया था वो आसपास के गांवों में मिसाल बन चुका था। लोग कहते, अरे, वो बीरपुर है ना, वहां के किसान ने खुद नहर निकाली, बिना सरकार के पैसे। और हरखू के नाम के साथ मोती का नाम जुड़ गया था। कृपया अगले हफ्ते तहसील कार्यालय में हाजिर हों। हरखू की भौंहें सिकुड़ गईं। अरे, हमारी नहर पर ही तो सरकारी मुहर लग गई। ये कैसे? गोपाल दौड़ता आया, क्या हुआ? हरखू ने कागज दिखाया। गोपाल ने झट पाया, अरे ये तो वही हिस्सा है जहां तूने मोती से नहर की कटाई शुरू की थी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मिट्टी जो उन्होंने हाथों से सवारी थी अब किसी के दस्तावेज में फंस गई थी। 2 पंचायत में तूफान। अगले दिन चौपाल भरी। सरपंच राम खेलावन ने कागज देखा और माथे पर हाथ रख लिया। भैया, ये तो मुश्किल बात है। शायद कोई हमारे नाम से तहसील में आवेदन दे आया है। हरखू ने धीरे से पूछा, कौन देगा, सरपंच जी? मैंने तो कुछ नहीं लिखा। भीड़ में फुसफुसाहट। लाला ने ही किया होगा। हाँ, वही जो कहता था, देख लेना, वक्त बताएगा। फूलमती काकी गर्जीन। हमारे बच्चों ने मिट्टी खोदी, हमने रोटियां भेजीं, और अब कागज पर कोई और मालिक। अरे ये तो चोरी से भी बुरा है। सरपंच ने कहा, घबराओ मत, मैं तहसील जाकर पता करता हूं। तहसील का चक्कर और अफसर की मुस्कान। दूसरे दिन हरखू, सरपंच और गोपाल तहसील पहुंचे। अफसर टेबल पर फाइलें पलट रहा था। उसने चश्मा उतारा और बोला, नाम? हरखू किसान, गांव बीरपुर। हाँ,
तुम्हारे नाम से एक सहमति पत्र दाखिल हुआ है। यहाँ देखो, अंगूठा भी लगा है। हरखू ने अचरज से देखा। पर ये मेरा अंगूठा नहीं। मैं तो कभी तहसील आया ही नहीं। अफसर ने कंधे उचका दिए। तो किसी ने जाली लगाई होगी। हमें क्या पता। अब कोर्ट में जाओ। गोपाल ने दबी आवाज में कहा, ये सब लाला की चाल लगती है। हरखू बोला, अगर चाल है तो माती जवाब देगी। मोती की अजीब हरकत। उस रात हरखू उदास था। वह मोती के पास बैठा, उसके गले की घंटी को थपथपा रहा था। मोती चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। अचानक मोती उठ खड़ा हुआ और खेत की ओर चल पड़ा। हरखू पीछे पीछे गया। मोती रुका और अपनी सींग से मिट्टी के नीचे कुछ छुरचने लगा। कुछ ही देर में वहां से निकला लोहे का एक पुराना टुकड़ा, जैसे कोई लोहे की पट्टी या निशान पत्थर हो। हरखू ने मिट्टी साफ की। उस पर हल्की सी लिखावट उभरी थी। सीमा पत्थर, ग्राम बीरपुर नहर योजना, सन 1905। हरखू की सांस रुक गई। अरे, ये तो पुरखों के समय की नहर की निशानी है। मतलब यह जमीन पहले से ही गांव की साझी जमीन थी, किसी की व्यक्तिगत नहीं। अब अगर ये सबूत तहसील में दिखा दिया जाए तो लाला का खेल खत्म। 5. दस्तावेज की तलाश। हरखू अगले दिन गोपाल के साथ गांव के बुजुर्गों के पास गया। बाबा, कभी सुना था कि पुरानी नहर की कोई रजिस्टर में एंट्री थी। बाबा ने आंखें मींची। हाँ बेटा, पर वो कागज तो तहसील के गोदाम में रखा था। बहुत पुराना मामला है, किसी को याद नहीं रहा। हरखू ने कहा, तो फिर वही चलना होगा। मोती ने जो दिखाया है वो ईश्वर का इशारा है। 6. तहसील में छिपी सच्चाई। अगले दिन वे फिर तहसील पहुंचे। गोपाल ने चपरासी को मिश्री दी और धीरे से कहा, भैया, पुराने रजिस्टर कहाँ रखे हैं? चपरासी मुस्कुराया, पीछे के कमरे में, जहां धूल और मकरी दोनों सरकारी कर्मचारी है। हरखू और गोपाल ने वहां जाकर रजिस्टर पलटने शुरू किए। पुरानी जिल्दें, फटी कागज की गंध और हर पन्ने पर समय की सिलवटें। आखिर एक पन्ने पर लिखा मिला, ग्राम बीरपुर नहर योजना, ग्राम समिति द्वारा निर्मित, भूमि सामूहिक प्रयोग हेतु दानित। स्वामी, ग्राम पंचायत, सन 1905। हरखू ने पन्ने को थामा और कहा, बस, यही हमारी सांस है। गोपाल बोला, चल, लाला की सांस अब अटकी समझ। पंचायत का फैसला। अगले दिन पंचायत में दस्तावेज पेश हुआ। सरपंच ने जोर से कहा, सन 1905 में बनी नहर गांव की साझी जमीन घोषित। भीड़ ने ताली बजाई। हरखू की आंखों में आंसू आ गए। फूलमती काकी बोली, देखा, लाला की स्याही मिट्टी के सामने हारी। लाला हकलाने लगा, ये सब झूठ है, पुराना कागज फर्जी है। तभी सरपंच ने कहा, अगर फर्जी है तो तहसील खुद इसकी मुहर देगी। ये रिकॉर्ड वहीं से निकला है। लाला की जुबान थम गई। उसने झोला उठाया और कहा, अभी के लिए जा रहा हूं, पर कहानी खत्म नहीं हुई। 8. नया स्कूल, नई राह। पहले दिन जब तख्ती टंगी। मोती पाठशाला, स्थापित 1949। तो सारे गांव के लोग आकर झुके। फूलमती काकी बोली, अब ये बैल अमर हो गया रे। हरखू ने कहा, मोती तो पहले से अमर था काकी, बस अब लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। 9. एक आखिरी रात। कई साल बीत गए। गांव बदल गया, नहर पक्की हो गई, पर हरखू अब बूढ़ा था। उसकी कमर झुक गई थी, पर आंखों की चमक वही थी। मोती भी बूढ़ा हो गया था, अब चलना धीमा, मगर गरिमा वही। एक रात हरखू उठा, बाहर आया। आंगन में चांद था और मोती शांति से बैठा था। हरखू उसके पास गया और बोला, साथी, हमने मिट्टी को हरा कर दिया। अब अगर मैं चला भी जाऊं तो डर नहीं, तूने मेरा जीवन सार्थक बना दिया। मोती ने धीरे से घंटी हिलाई और हरखू के हाथ को सूंघा। उस रात चांदनी बहुत सफेद थी, जैसे किसी ने धरती पर दूध बिखेर दिया हो। सुबह जब गांव वाले जागे तो दोनों साथ थे। हरखू अपने बैल के सिर पर हाथ रखे हुए सोया था। हमेशा के लिए। 10. अमर नाम। गांव ने उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर लगाया जिस पर लिखा था,
यहाँ विश्राम कर रहे हैं हरखू किसान और उसका साथी मोती, जिन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम, परिश्रम और सत्य यही असली धरती की पूंजी है। और हर बरस जब नहर में पहला पानी छोड़ा जाता तो बच्चे वही फूल चढ़ाते और कहते, देखो, मोती बाबा जाग गए। उसकी घंटी अब भी तंगी है, और जब हवा चलती है तो आवाज आती है, तन तन, जैसे मिट्टी खुद कह रही हो, मैं जीवित हूं क्योंकि मेरे बेटे ने मुझ पर भरोसा किया। अध्याय 4। मोती पाठशाला, नई पीढ़ी, नई मिट्टी। बरसों बीत गए। गांव का चेहरा बदल चुका था। मिट्टी वही थी, पर अब उसके रंग में अनुभव और समझ दोनों मिल गए थे। हर खूह, मोती नहर अब पक्की ईंटों की दीवारों से घिरी थी, और उसके किनारे खड़ा था एक छोटा सा स्कूल, जिसकी दीवार पर लिखा था, मोती पाठशाला, जहां मेहनत पूजा है और मिट्टी गुरु। सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल आते तो पहले नहर के पास हाथ जोड़ते और कहते, जय हरखू बाबा, जय मोती बाबा। फिर अंदर जाकर अपने मास्टर जी को प्रणाम करते। मास्टर जी और उनकी कक्षा। स्कूल में पढ़ाते थे रघुबीर मास्टर जी, जिनकी उम्र 40 के आसपास थी। घनी मूंछें, आंखों में चमक, और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल देसी। किताब बाद में, खेत पहले। वो बच्चों से कहते, अगर माटी की गंध पहचान ली तो तुमने आधा जीवन समझ लिया। एक दिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, धरती माँ और इंसान रिश्ता क्या है। बच्चे सोच में पड़ गए। छोटा शंभू बोला, मास्टर जी, धरती माँ हमें खिलाती है। बिटिया गुड़िया बोली, धरती माँ हमारी गोद है। छोटे लाल, गोपाल का बेटा, खड़ा हुआ, मास्टर जी, धरती माँ को जो समझता है वही मोती बाबा बनता है। कक्षा तालियों से गूंज उठी। मास्टर जी मुस्कुराए, वाह बेटा, आज तुमने किताब से नहीं, दिल से जवाब दिया। 2. हरखू और मोती की तस्वीर। स्कूल के मुख्य कमरे में 2 तस्वीरें टंगी थीं। एक में हरखू किसान, सिर पर गमछा, आंखों में सच्चाई। दूसरी में मोती बैल, माथे पर वही चांद जैसा निशान। हर साल सावन के महीने में बच्चे इन तस्वीरों के आगे फूल चढ़ाते और कक्षा में हरखू बाबा दिवस मनाते। उस दिन कोई किताब नहीं खुलती, सिर्फ कहानियां सुनाई जातीं। रघुबीर मास्टर जी बच्चों को याद दिलाते। हरखू बाबा ने कहा था, मेहनत और सच्चाई की मिट्टी कभी सूखती नहीं। फूलमती काकी अब बूढ़ी हो चुकी थीं, पर हर साल वो अपनी अचार की मटकी लेकर आती और बच्चों को खिलातीं। लो रे बच्चों, ये वही अचार है जो उस जमाने में मोती बाबा को बहुत पसंद था। बच्चे खिलखिलाते, काकी, मोती बाबा अचार खाते थे। काकी आंखें घुमातीं, अरे, अचार नहीं खाते थे, पर खुशबू सूंघकर मुस्कराते थे। पूरा स्कूल हंसी से भर जाता। हंसी में मिट्टी की मिठास थी। 3. नया सपना, खेतों में बिजली और रोशनी। समय आगे बढ़ा। अब गांव में बिजली के खंभे लगने लगे। रातें जो पहले अंधेरी थीं, अब दिए और बल्ब दोनों से जगमगाने लगीं। मगर मास्टर जी ने एक बात साफ कही, बिजली आई है, पर मन की रोशनी भी जलती रहनी चाहिए। अगर मेहनत की लौ बुझ गई तो बल्ब भी बेकार है। छोटे लाल और उसके साथी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि हरखू, मोती की नहर के किनारे सौर ऊर्जा का छोटा प्लांट लगाएंगे। 4. नहर किनारे का त्योहार, माटी उत्सव। हर साल गांव में माटी उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन हर घर से कोई न कोई वस्तु लेकर आता। कहीं मिट्टी का दिया, कहीं लकड़ी की हल्दी चौकी, कहीं खेत की बालियां। बच्चे नहर के पास गीत गाते, माटी माँ की गोद में, बीज बोए सपनों के, पसीना जल बने यहाँ, मेहनत से घर रोशन के। गांव में मिठाई बांटी जाती। फूलमती काकी फिर से हाजिर, लो बच्चों, मोती बाबा का अचार आज भी ताजा है। और सब हंस पड़ते। 5. शहर से आई परीक्षा। एक दिन शहर से एक अफसरों की टीम आई। उन्होंने देखा, गांव में अपने दम पर सौर प्लांट, स्कूल, नहर, खेती सब व्यवस्थित। अफसर ने कहा, तुम लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के इतना सब कर दिखाया, ये कैसे संभव है? छोटेलाल ने जवाब दिया, हमारे पास किताब नहीं थी, पर कहानी थी।
हमारे पास मशीन नहीं थी, पर मोती बाबा थे। अफसरों ने सबके नाम नोट किए और मोती पाठशाला को राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। 6 पुराना घंटा फिर बजा। पुरस्कार मिलने वाले दिन गांव में जश्न था। स्कूल के आंगन में मंच सजा, बैनर टंगा, मोती पाठशाला मेहनत की मिसाल। अचानक हवा चली और स्कूल के बरामदे में लटकी पुरानी घंटी हिल गई। वही घंटी जो कभी मोती के गले में थी। ठर ठर ठर। आवाज वही थी, गूंज वही थी। सारे बच्चे एक साथ बोले, मोती बाबा आ गए। फूलमती काकी की आंखों से आंसू बह निकले। हारे बच्चों, जब भी कोई मेहनत सच्चे दिल से करता है, मोती बाबा वही होते हैं। मास्टर जी ने हाथ जोड़े। यह सिर्फ आवाज नहीं, ये मिट्टी का आशीर्वाद है। 7 गांव की नई पहचान। अब बीरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह उदाहरण बन गया था। जहां खेती आधुनिक थी, पर संस्कार पुराने। जहां स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, पर पहली कविता अभी भी मिट्टी पर लिखी जाती थी। हरखू और मोती का नाम अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में लिखा हुआ था। 8 कहानी का अंत। मिट्टी बोलती है। सालों बाद जब बारिश हुई और नहर में पानी दौड़ा, तो बच्चों ने देख, गांव के सबसे बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब वो मिट्टी बन गए हैं। जो मिट्टी में समा जाता है, वही अमर होता है। और दूर कहीं घंटी फिर से बजी। ठर ठर। धीमे मगर स्पष्ट। हरखू और मोती अब कहानी नहीं, धरती की धड़कन बन चुके थे। कहानी का संदेश। किसान और उसका बैल, 2 शरीर, एक आत्मा। मिट्टी और इंसान, 2 रूप, एक जीवन। जो अपने पसीने को ईश्वर मानता है, उसे कभी किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती। एक घने जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम था आनंदपुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग खुशमिजाज और एक दूसरे का साथ निभाने वाले थे। उसी गांव के किनारे पर एक कच्चे घर में रहता था रामदयाल, एक बूढ़ा किसान। रामदयाल की उम्र 60-65 के पार थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी मेहनत की गवाही देती थीं। जीवन में बहुत संघर्ष थे, छोटी सी जमीन, बूढ़ा बैल नंदू और खाने पीने के सीमित साधन। उसकी पत्नी कई साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। कोई संतान भी न थी जो उसका सहारा बनती। फिर भी रामदयाल हर सुबह सूरज निकलते ही खेत की ओर चला जाता और हंसते हुए कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस मन साफ होना चाहिए। लेकिन गांव वाले अक्सर कहते, अरे रामदयाल, अब आराम कर लो, इतना काम अब तुमसे कहाँ होगा। वह कानों पर जू तक नहीं रेंगने देता और जवाब देता, जब तक सांस तब तक आस। भाग्य का पहला संकेत। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था। नंदू हौले हौले कदम बढ़ा रहा था कि अचानक ठक की तेज आवाज आई, जैसे हल किसी पत्थर से टकरा गया हो। उसने कुदाल से उस जगह को थोड़ा और खोदा। मिट्टी हटते ही एक पुराना, चमकदार लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। रामदयाल हैरान, ये क्या चीज मिली भला? जिज्ञासा से उसने तुरंत डिब्बा खोल दिया। डिब्बा खुलते ही उसमें से 3 चमकते हुए बीज दिखे, मानो चांद और सितारों की रोशनी उनमें कैद हो। डिब्बे में एक चिट्ठी भी रखी थी, सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चाई और भलाई से बोओ, खुशियों की फसल पाओ। रामदयाल हंस पड़, अरे यह सब तो किस्से कहानियों में होता है, पर चलो कोशिश करके देख ही लेते हैं। उसने तीनों बीजों को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया, पानी डाला और घर चला आया। अगली सुबह का चमत्कार। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। जहां कल खाली मिट्टी थी, वहां आज एक सोने के गेहूं का पेड़, एक चांदी के आम का पेड़,
एक हीरों की सब्जियों वाला पेड़ खड़ा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह पेड़ों के पास गया। गेहूं सचमुच सोने जैसा चमक रहा था, आम चांदी जैसे टिमटिमा रहे थे। सब्जियों पर हीरे की किरणें झिलमिला रही थीं। वह खुशी से झूम उठ। मेहनत का फल भगवान ने दे ही दिया। गांव की किस्मत चमक उठी। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग खेत की ओर भागे भागे आने लगे।